हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा में मेरे साथी श्री अरुण सिंह जी, जो बीजेपी हेडक्वार्टर्स के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और पार्टी के भी जनरल सेक्रेटरी हैं, मेजर जनरल मुनिंद्र श्रीवास्तव जी, जो हमारे हेडक्वार्टर्स के भी इंचार्ज हैं और हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, और हमारे सभी वीर वीरांगनाएं बहनें, यहाँ उपस्थित वॉर वेटरन्स और उनके परिवार के सभी सदस्यगण, हमारे सभी डेकोरेटेड सोल्जर्स और हमारे बड़े डिस्टिंग्विश्ड ऑफिसर्स, हमारे वरिष्ठ साथी सहयोगी वरिष्ठ जो हमसे उम्र में बड़े हैं, शेखर जी, जिनके साथ मुझे राजनीतिक दायरे में भी काम करने का मौका मिला छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में, जब वो गवर्नर थे तब, तो शेखर जी के साथ वैसे भी मुलाकात हुई है, और मेरे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, हम सब लोग 23वां कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं। 26 जुलाई को हमने कारगिल पर विजय हासिल की थी और कारगिल विजय दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। इस बार भी श्रीवास्तव जी मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि आप 26 तारीख को क्या रहेंगे और कारगिल दिवस मनाना है और क्या हम मनाए कारगिल दिवस को। तो मैंने उस समय भी कहा था, मनाए ही नहीं, मनाना ही है और मैं हूँगा ही। तो बोले आप रहेंगे क्या? मैंने कहा मैं रहूँगा, बिल्कुल रहूँगा। और इस बार मैंने कहा था कि सिर्फ भाषण ही ना रहे, कुछ इलस्ट्रेटिव भी रहे। तो आपने अच्छा प्रयास किया है। खुशहाल ब्रिगेडियर खुशहाल जी ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और आपने एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म भी बनाई है, इसलिए पुरानी बातें तरोताज़ा भी मन पर होती हैं जब चलचित्र हम देखते हैं। तो इसके लिए भी मैं श्रीवास्तव जी और उनके टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने विजय कारगिल दिवस में एक नयापन लाया। हमारे रक्षा राज्य मंत्री जी ने आपके सामने बहुत विस्तृत रूप से कारगिल के बारे में बताया, और खुशहाल जी ने, हमारे यहाँ एक शब्दावली है, आँखें देखी, तो अपने आंखों से देखा हुआ भी वो भी हमारे सामने उन्होंने वृतांत रखा, जो 3 महीने का है, मई जून जुलाई में जो गुजरा उस सारे को उन्होंने रखा और उसको खुद उन्होंने एक्सपीरियंस किया था। तो वो भी एक ताज़ा तस्वीर हम सबके सामने आई है और हम सबको ध्यान में आया है। हम सब जानते हैं कि लगभग 60 दिन से ज़्यादा की ये लड़ाई लड़ी गई। 527 हमारे वीर जवान शहीद हुए, लेकिन लड़ाई के अंदर लगभग 2 लाख भारतीय सैनिकों ने भी पार्टिसिपेट किया और एयरफोर्स की तरफ से लगभग 300 विमान ने कोई 5000 उड़ानें भरी और चारों तरफ से चौतरफा हमला करते हुए और हिंद महासागर को भी सुरक्षित करते हुए और पाकिस्तान को अपने सरहदों पर घेरते हुए इस लड़ाई को हमने विजय हासिल कराई है। इसके लिए आज के दिन संतोष का विषय भी है, खुशी भी है कि हमने कारगिल दिवस के विजय दिवस को मना के रूप में मनाते हैं। तो हम उस वीर गाथा को याद करते हुए आज के दिन को हम याद करते हैं। अब इसमें सब लोगों का नजरिया अपना अपना है और सभी लोग अपने अपने ढंग से इन बातों को रखेंगे। मेरी समझ फौज की डिटेल्स के बारे में कम है, लेकिन जो मैं जानता हूं उससे मैं एक बात कह सकता हूं कि इंडियन आर्मी का हार्डवेयर भी बड़ा स्ट्रांग है और सॉफ्टवेयर भी बड़ा स्ट्रांग है। हम वीरता में भी कम नहीं है और स्किल्स में भी कम नहीं है, और इसलिए फौज का एक अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है, लेकिन स्ट्रेंथ के बीच में एक इटर्नल स्ट्रेंथ होती है, और जो इटर्नल स्ट्रेंथ होती है वो कंपेरेबल नहीं होती है, वो इमोशन से जुड़ी होती है। उसमें भारत के फौज का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। दिस आई कैन से, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं। मुझे फौज के परिवारों के साथ मेरे रिश्तेदार भी बहुत हैं,
लेकिन बहुत मिलने का अवसर मिलता रहा है और हम दुनिया के भी फौज के तौर तरीकों को हम जानते हैं। फाइटिंग फॉर वंस नेशन, इसका जो जज्बा है, ये जो भारत में है, ये शायद ही किसी फौज में देखने को मिलती है। इसलिए मुझसे कोई पूछता है तो मैं हमेशा बोलता हूं, विजय विजय और विजय हमारी ही होगी और हमेशा होगी, इसको याद रखिए। भारत से कोई भी लड़ने आए, विजय हमारी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसलिए ये हमारे शौर्य का, जिसको हम बोलते हैं इंडियन स्ट्रेंथ, ये बेसिक हमारी जो ताकत है, और ये ताकत संस्कारों से जुड़ी हुई है, ये हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है, ये हमारी राष्ट्रीयता से जुड़ी हुई है, ये कहीं और नहीं मिलती है। मैं इसको इस तरीके से कंपेयर नहीं करता हूं, लेकिन आप देखेंगे कैसे भारत के साधारण परिवारों से निकले हुए बच्चे दुनिया में आज अपना स्थान बना रहे हैं। वो क्यों बना पा रहे हैं? इसलिए क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर इतना स्ट्रांग है कि वो विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को खड़ा कर लेना जानते हैं, उनकी ताकत है। और इसीलिए आज मैं इस बात को बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं कि फौज की दृष्टि से जो कार्य हुए हैं और उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। एक बात मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि आप तो जमीन पर लड़ते हैं और आप धरती पर इंच इंच की लड़ाई लड़ करके देश की रक्षा करते हैं, और आपके कारण 130 करोड़ का देश दिवाली मनाता है, होली मनाता है, खुशहाली मनाता है। लेकिन नेतृत्व का फर्क क्या पड़ता है, इसको हमको जरूर समझना चाहिए। नेतृत्व का फर्क यह पड़ता है कि आप आउटकम्स ऑफ 62 वॉर देख लीजिए, आउटकम्स ऑफ 65 वॉर देख लीजिए। आपने 1971 में वो हासिल किया जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किसी ने हासिल नहीं किया। वो बांग्लादेश वॉर में हम लोगों ने हासिल किया, भारत की फौज ने हासिल किया। लेकिन प्राइड और प्राउड, लीडरशिप से सोल्जर तक का जोड़ने का काम ये अगर किया है तो अटल बिहारी वाजपेयी और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी किया है। ये आज का दिन पॉलिटिक्स करने का नहीं है, इसलिए मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये तो जरूर बताना चाहूंगा कि टिल 2014 इंडियन आर्म फोर्सेस was 20 years back as far as training is concerned। तो देश का नेतृत्व क्या कर रहा था 2014 तक? सोया हुआ था। आपके पास एम्युनिशन की कमी, आपके पास अपडेटेड एम्युनिशन की कमी, आपके पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स की कमी, आपके पास हर तरीके की कमी। और देखिए कितना फर्क पड़ता है। बिल क्लिंटन ने प्राइम मिनिस्टर को ऑन रिकॉर्ड बुलाया कि आओ, नवाज शरीफ आ चुके हैं, आप भी आ जाओ, हम आपका समझौता कराते हैं। और भारत के प्रधानमंत्री ने, पहली बार आजाद भारत में कोई प्रधानमंत्री हुआ जिसने कहा हमारे देश के फौजी बॉर्डर्स पर लड़ रहे हैं, कारगिल में लड़ रहे हैं, जब तक मैं एक एक इंच की भूमि वापस नहीं लूंगा मैं कोई किसी से बात करने नहीं आऊंगा। दिस इज लीडरशिप, दिस इज लीडरशिप ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स। ऑन रिकॉर्ड है पार्लियामेंट में, एक डिफेंस मिनिस्टर ने यह कहा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर चाइनीज बॉर्डर पर इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि चाइना नाराज हो जाएगा। इट इज ऑन रिकॉर्ड। यह भी लीडरशिप इस देश ने देखी है, यह भी इस लीडरशिप ने देखी है। आई डू नॉट वांट टू टेक रिस्क, इसलिए मैं कोई स्कैम में नहीं फंसना चाहता, इसलिए मैं परचेजेस नहीं कर रहा हूं। ये डिफेंस, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। और डिफेंस की डील का दूसरा नाम स्कैंडल और स्कैम बन गया। इज इट नॉट अ फैक्ट? हेलीकॉप्टर खरीदने जाओ पैचे तो स्कैंडल, फलाना खरीदने जाओ तो स्कैंडल, गन खरीदने जाओ तो स्कैंडल, तोप खरीदने जाओ तो स्कैंडल। यानी आर्मी की तस्वीर क्या बना दी देश में। और आज मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि आज लीडरशिप का अंतर क्या आया है। लीडरशिप का अंतर यह आया है कि
इसी 8 साल के अंदर 36 राफेल फाइटर्स हैव बीन परचेज्ड बाय इंडियन एयरफोर्स और आज वो बेड़ा का पार्ट बन चुका है। इसको हमको समझना चाहिए। 28 Apache attack helicopters are with India. 15 Chinook choppers are there. Air missiles from Israel is there. Now, for 145 ultra light howitzer are there. 100 KN Vajra artillery guns are there. 1.8 lakh bulletproof jackets are there. And now India is not importing but exporting jackets, bulletproof jackets. ये भी हमको समझना चाहिए। 5 lakh AK-203 assault rifles have been replaced. जो 22 years से नहीं replaced हुए थे, they have been replaced. 5 squadrons of 400 surface air missile systems are in place and missile tracking ship जो है वो भी हिंदुस्तान प्रोड्यूस कर रहा है। यानी 7 साल के अंदर मैंने आपके सामने ये गिना दिए कि these are the things which has taken place. इसका मतलब लीडरशिप इज डिसाइसिव। और मैं तो देखिए फौज के अंदर रहा को अच्छी तरीके से जानता हूं, आप हमसे ज्यादा अच्छा जानते होंगे, लेकिन पहाड़ी आदमी हूं। मैं पूछता था अपने भाइयों से, भैया क्या बात होती है, पाकिस्तान गोली चला रहा होता और आप जवाब नहीं देते, कहते क्या करें, पुंछ में, रजौरी में, विदर्भ में वहां पर गोली चलती है बॉर्डर पर, हम रिपोर्ट करते हैं नगरोटा को, नगरोटा रिपोर्ट करता है चंडी मंदिर को, चंडी मंदिर रिपोर्ट करता है वेस्टर्न कमांड को, चंडी मंदिर रिपोर्ट करता है दिल्ली को, दिल्ली हेडक्वार्टर बोलता है वेट एंड वॉच, तब तक नई फायरिंग हो जाती है। मैंने कहा व्हाट इज द डिफरेंस? बोला डिफरेंस ये है, नीड नॉट लुक बैक, लुक इन फ्रंट एंड अटैक एंड देन रिपोर्ट टू अस। ये फर्क आता है। आज आपको चंडी मंदिर और नगरोटा को रिपोर्ट नहीं करना पड़ता है। पुंछ में अगर फायरिंग हुई है तो जवाब दो और जवाब का मैं क्या हासिल किया ये रिपोर्ट हमको करो। ये फर्क आ गया है। इस फर्क को हमको समझना पड़ेगा। लीडरशिप की ताकत देखिए आप। उरी की घटना घटी, उरी की घटना के बाद हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस था और नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी राष्ट्रीय एग्जीक्यूटिव मीटिंग थी कालीकट में, केरल में कैलीकट में। और कैलीकट के समुद्र के किनारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसकी जिक्र किया और उन्होंने जिक्र करते हुए किया कि आपने गलती जो की है, भारत चुप नहीं बैठेगा। ये उन्होंने, ये वाक्य है उनके कि भारत चुप नहीं बैठेगा, समय का इंतजार करो। उस समय भी हमारे विरोधियों ने कहा था समय का कितना इंतजार करेंगे। और आपको मालूम है कि भागवत दिल्ली लौटे थे और उसके कुछ दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई और पहली बार पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में समझा दिया गया। इसको हमको समझना घटी है। और ये भी आपको याद करना चाहिए कि आप जैसे वीर जिन लोगों ने देश की सेवा के लिए किया, उससे सर्टिफिकेट मांगने का काम हमारे विपक्ष ने किया। हमको सर्टिफिकेट दो कि तुमने मारा कि नहीं मारा, सर्जिकल स्ट्राइक की कि नहीं की। देश के आर्मी के मोराल को प्रेस कॉन्फ्रेंस डिफेंस मिनिस्टर ने नहीं की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस को मोदी जी ने नहीं दी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस उस समय के आर्मी के जनरल ने ली थी। एंड ही सेड दैट एट दिस आवर वी अटैक, देयर वाज अ सर्जिकल अटैक और ये हुआ। लेकिन लीडरशिप का चेंज का अंतर हमको समझना चाहिए। पुलवामा की घटना घटी, आप पुलवामा की घटना के बाद आप YouTube पर जाकर के आज भी आप देखिए प्रधानमंत्री जी का फर्स्ट रिस्पॉन्स। प्रधानमंत्री जी ने कहा तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सीधी क्लैरिटी ऑफ द स्टेटमेंट। कोई प्रधानमंत्री देश की तरफ से पाकिस्तान को स्पष्ट बता रहा है तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका खमियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा, इंतजार करो। और आपको मालूम है फिर एयर स्ट्राइक हुई और उस एयर स्ट्राइक में और हमारे नेता फिर से सर्टिफिकेट मांगते फिर। ये डिसाइसिव लीडरशिप का जो हम लोगों ने तरीका देखा है उसको भी हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि हमें समझना चाहिए। बहुत सी बातें मैं इस बारे में चर्चा कर सकता हूं। आप देखिए अब ये जो नेशनल वॉर मेमोरियल बनने की बात थी, कॉन्सेप्ट वाज इन 1960
1960 का कॉन्सेप्ट था। 2006 में यूपीए मेड ए कमिटी, यूनाइटेड हमारी जो यूपीए की सरकार है उसने इसके लिए कमेटी बनाई। 2000 से 2000 के बीच में ये इस कमेटी के द्वारा डिजाइन ही नहीं बना पाए 2014 तक। और 2014 में मोदी जी जब आए तो उन्होंने इसके लिए फिर से काम शुरू किया, मेमोरियल का काम शुरू हुआ। कैबिनेट ने इसको 2015 में अप्रूव किया 500 करोड़ रुपीस का मेमोरियल बनने का। 2017 में डिजाइन अनाउंस हुआ और 2019 में दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल बना करके दिया। दिस इज कमिटमेंट, दिस इज कमिटमेंट। 1960, 2006 कमेटी बना रहे हो, कमेटी पे कमेटी बना रहे हो। इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, फौज भी भारत की रहेगी, परिस्थितियां भी आती रहेंगी, लड़ाइयां भी लड़ने के लिए हम तैयार रहेंगे, लेकिन देश की लीडरशिप की तरफ से हम अश्योर कर सकते हैं कि अगर हमारा जवान वहां खड़ा है, आज तक कोई प्रधानमंत्री रहा जिसने दिवाली और होली कभी बॉर्डर पर मनाई हो? हमारे प्रधानमंत्री ने हर खुशी उनके साथ शेयर की है। सिर्फ देश में संदेश गया कि दिवाली जो हम घर पे आज मना रहे हैं ये इसलिए मना रहे हैं कि हमारे लाखों फौजी बॉर्डर पर खड़े हैं और वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। इस काम तो ये संदेश को हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान में रख करके चलना चाहिए। और आगे की जिस तरीके की परिस्थिति बनती है उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं आपको जरूर इस बात को कमिट करना चाहूंगा कि आपकी जो ताकत है उसको हम संजो करके देश की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहेंगे, उसको आगे बढ़ाने के में हम प्रयासरत रहेंगे। और आज जब हम उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने शहादत दी और जिन्होंने, अब उनकी भी एक एक कहानी अगर आप सुने तो कोई भी ऐसा नहीं है जो कहीं जिसकी शहादत बाय मिस्टेक हो गई है। वो शौर्यता के साथ लड़ता हुआ उसने देश के लिए अपने आप को आहूत किया है। ये उनकी शौर्यता को हमको समझना चाहिए। इसलिए मैं आज जहां उन लोगों को आप सब की ओर से, अपनी ओर से, अपनी पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की तरफ से उनको नमन करता हूं, उनको याद करता हूं, वहीं इस बात का भी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी पार्टी भारत के रक्षकों के प्रति हमेशा कटिबद्ध रहेगी, समर्पित रहेगी और भारत की रक्षा के लिए दिन रात काम करने वाले हमारे जो फौजी भाई हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हम इस कार्य को आगे बढ़ाने में कभी भी कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। और भारत का फौजी आज सुरक्षित और इस गौरव के साथ सरहद पर जा सकता है कि उनके नेता ईमानदारी से उनके साथ खड़े हैं और देश की रक्षा करते हैं। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोग इसी जोश के साथ लगे रहे, यही मेरा आपसे निवेदन है। बहुत बहुत